सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। रिकवर सीरीज का ये आज का मैथ का पहला लेक्चर है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दो चैप्टर। एक एक प्रश्न आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो वास्तविक संख्या का हो चाहे वो हमारा बहुपद का हो। तो फटाफट से पहले ये देख लेते हैं कि क्या हमारी क्लास यहाँ पे लाइव है और क्या हमारे बच्चों को सुनाई दे रहा है कि नहीं। फटाफट से आप लोग जितने बच्चे यहाँ पे लाइव हैं, फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा कि सब कुछ क्या सही से सुनाई दे रहा है और क्या आप लोगों को आवाज आ रही है बेहतर तरीके से। एक बार बता देना सारे बच्चे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी क्लास को। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आ गए हैं, है ना। और जितने भी सारे बच्चे आ गए हैं, वादा करके जाओ मेरे से कि आज की ये क्लास हम पूरी देखेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरी क्लास देखी तो आप एटलीस्ट अपने 5 से 6 नंबर पूरे पक्के कर रहे होंगे और ना जाने कितनी छोटी छोटी चीजें आप आज के इस वीडियो से सीख के जाने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है ना सभी को प्रॉपर? चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अभी तक हम लोग वन शॉट किए हैं, बट ये डबल शॉट है, यानी कि एक गोली और 2 निशाने और दोनों का समाप्त करना है हम लोग को आज, है ना। चले भाई स्टार्ट करते हैं प्यारी सी अपनी क्लास को। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो ये चैप्टर है वास्तविक संख्या और बहुपद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी फ्री रिकवर सीरीज अभी यूट्यूब पे चल रही है, जो कि 26 तारीख तक बराबर चलेगी। ये हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस हो रही हैं और ये जो आपको यहाँ टाइम टेबल दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। चाहे वो समांतर श्रेणी चैप्टर हो, चाहे वो द्विघात हो, चाहे वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। आज हम वास्तविक संख्या और बहुपद डिस्कस करेंगे, कल हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म डिस्कस करेंगे और फिर अगले दिन हम बहुपद करेंगे। संडे को एक बहुत ही बेहतरीन सी लॉन्चिंग होने वाली है। इस रविवार को हम कुछ बहुत बड़ा लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जैव प्रक्रम ऑलरेडी हम 5 लेक्चर में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। बाकी आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी बराबर चल रही हैं। मैम ने इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं और ये सब यूट्यूब पे पढ़ाया है मैम ने, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए बाल को, एक बार जल्दी बता दो, स्टार्ट करें। चलिए पहले हम लोग चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा वास्तविक संख्याएं। पहले इस चैप्टर को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और इसमें 2 एक्सरसाइज हैं। पहली है हमारे पास आधारभूत की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है कि भैया अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। और इसमें हम लोग जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पेपर में प्रश्न आते हैं, इससे पेपर में प्रश्न आते हैं और इससे एक फॉर्मूला है और इससे भी एक प्रश्न पेपर में आएगा, यानी कि एक प्रश्न इससे और एक प्रश्न इससे, 2 प्रश्न हमारे पक्के हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो हमको प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट अंगूठा जरूर दबा दें, ठीक है। फटाफट से 1000 तो तुरंत हो ही जाए लाइक, क्योंकि उतने तो बच्चे देख पा रहा हूं मैं, ठीक। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले ले लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, संख्याएं 2 प्रकार की होती है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग गलत करोगे। 2 प्रकार की, पहली होती है हमारे पास वास्तविक संख्या, पहले होती है हमारे पास वास्तविक संख्या और फिर दूसरी जो होती है ना वो होती है हमारे पास काल्पनिक संख्या। पहली है वास्तविक संख्या और दूसरी बच्चों कौन सी है? दूसरी है काल्पनिक संख्या, या हम इसको सम्मिश्र संख्या भी बोल देते हैं। अभी जो वास्तविक संख्याएं हैं ना, ये कई प्रकार की हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है परिमेय संख्या। पहला जो है ना वो है परिमेय संख्या। मैं बताऊंगा अभी कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें आएंगी, निश्चिंत रहो आप। फिर वास्तविक संख्या के बाद फिर दूसरा वास्तविक संख्या का प्रकार है अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद ये परिमेय संख्या भी कई हिस्सों में टूटेंगी, तो जिसमें से पहला प्रकार जो होगा परिमेय संख्या के टूटने का, पहला प्रकार, फिर दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर आएगा हमारे पास पूर्ण संख्याएं। तो पूर्णांक, पूर्णांक के बाद पूर्ण संख्याएं, और फिर आएगा हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं, फिर आएगा हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, आगे मेरी बात सुनिए, पहले इनको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो संख्याएं, जैसे अगर हम लोग बोले तो 0 या -1 है ना, या 1/2 या फिर 3, इस तरीके की संख्याएं आ गई। ऐसे भी तो हो सकता है कि √2, या ऐसे भी हो सकता है √-3, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्याएं हैं सारी की सारी। अब इनमें से जो ये √ के अंदर माइनस लिखा हुआ है, ये आ गई हमारे पास काल्पनिक संख्या। यानी √ के अंदर माइनस लिखा होगा तो वो हमारी काल्पनिक संख्या आएगी। फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम फास्ट चलने को मेरे से मत कहना, अगर हम फास्ट चलेंगे ना तो बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। रिकवर सीरीज में हम बहुत डीप में सारी चीजों को करने वाले हैं। जिनको फास्ट चाहिए वो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि भैया हम कुछ जल्दबाजी में नहीं करेंगे। पेपर में जल्दबाजी कर दी तो नंबर चले जाएंगे, हम जल्दबाजी कर दिए तो कॉन्सेप्ट चला जाएगा, और कॉन्सेप्ट गया तो फिर सब कुछ चला गया, ठीक है। अब वास्तविक संख्या की बात करें तो जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक सब वास्तविक है। फिर अपरिमेय संख्याएं जिनको P/Q रूप में ना लिखा जा सके उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं के लिए एग्जाम्पल में जान लो भैया, √2, √3, ये संख्याएं, पाई, ये हमने कुछ एग्जाम्पल कर दिए। फिर परिमेय संख्याओं में 0 आ गया, -1 आ गया, 1/2 आ गया, 2 आ गया, ऐसी संख्याएं आ गई, ठीक। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक बेटा होते हैं माइनस, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि -3, -2 है ना, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और डॉट 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 डॉट, ये सब पूर्णांक हैं। यानी माइनस वाली भी संख्या आती है, 0 भी आता है, और उसके बाद प्लस वाली संख्या भी आती हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं पूर्णांक, ठीक है। अगर हम लोग पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में ये माइनस वाले गायब कर दो। सर ये डॉट डॉट क्यों लगाया, मतलब ये और पीछे बढ़ सकती हैं और ये और इधर बढ़ सकती हैं, ठीक। पूर्ण संख्या की बात करें तो ये माइनस वाली हटा दो, अब बचेगा हमारे पास 0, अब बचेगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 4, ऐसे करके आएगा, ठीक। फिर उसके बाद डॉट 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 करते करते और आगे हम चलते जाएंगे। अब हम प्राकृतिक की बात करें तो 0 उसमें शामिल नहीं होगा, तो 0 नहीं शामिल होगा तो आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, डॉट 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 करते हुए जाएंगे। क्या यहां तक समझ में आया? एक बार फटाफट से बता दीजिएगा, क्या यहां तक समझ में आया? जल्दी से बताएं प्लीज, आया ना समझ में? जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, पर जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल देता है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा है आप लोगों ने, जिसने भी ये लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, ये प्राकृतिक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, है ना। कौन कौन सी? ध्यान से सुनो। इनमें आता है सम संख्या, इसमें आता है विषम संख्या, है ना, इसमें आता है अभाज्य संख्या, इसमें आता है भाज्य संख्या। इनको जरा अच्छे से एक बार समझ लो, क्योंकि अगर ये समझ लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा चैप्टर पढ़ना। सम संख्या यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो संख्या आएगी सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सम संख्याएं हो गई। जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो, यानी कि 1, 3, 5, है ना, 7, 9, ऐसे करके आगे चलते जाएंगे। अभाज्य संख्या, जो संख्या केवल खुद से विभाजित हो, यानी जो खुद के पहाड़े से ही कट पाए। जैसे हमने कहा 5, 5 क्या है? अभाज्य है। क्यों? क्योंकि 5 के पहाड़े में आएगी और 1 के पहाड़े में आएगी, मीन्स कि 1 से कटेगी और 5 से कटेगी, राइट। यानी 5 से विभाजित है और 1 से विभाजित है। ऐसी संख्याओं को अभाज्य कहते हैं। अभाज्य संख्या में पहली संख्या है 2, और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इकलौती ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है। 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई,
7 हो गई, 11 हो गई, 9 नहीं हो सकती क्योंकि 9 तो 3 के पहाड़े में आती है। फिर उसके बाद अगर हम भाज्य की बात करें, जो संख्या खुद से डिवाइड हो, है ना, जो संख्या खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, वो अभाज्य है। लेकिन जो संख्या खुद से डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो और कोई दूसरी संख्या भी उससे डिवाइड हो, उसको भाज्य बोलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। क्यों? क्योंकि 4 के पहले 3 आता है जो अभाज्य है, उसके पहले 2 आता है जो कि अभाज्य है ना, 1 आता है तो 1 तो भाज्य अभाज्य कुछ नहीं है। ठीक, समझ गए? 0, काम खत्म। तो हमने कहा भाज्य, भाज्य में 4 आया, 6 आएगा, 8 आएगा, ऐसे करते डॉट 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 चलते जाएंगे। अब इनको तुम विषम मत समझना। 8 के बाद 9 भी आ सकता है, 9 भी, 9 आ गया। ये संख्याएं आ गई हमारे पास भाज्य। बताइए यहां तक समझ में आया सारे बच्चों को, है ना? यहां तक जल्दी जल्दी से बता दे प्लीज, यहां तक समझ में आ गया सभी को? एक बार जल्दी बता दे प्लीज। आगे चलें, चलें आगे। चलो, अब हमारे पास एक और चीज आती है जो हमें पता होनी चाहिए, संख्या से ही संबंधित है, और वो है हमारे पास क्या? सह अभाज्य संख्याएं। नोट में लिख लो, मैं बोला था ना कि मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। क्या? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका अगर आप मासा निकालो, जिनका अगर आप मासा निकालो और मासा निकालने के बाद 1 हो, उनको बोलते हैं सह अभाज्य। जैसे हमने बोला कि 9 और 25, अगर आप इसका मासा निकालोगे तो इनका मासा कितना आएगा? अगर आप इसका मासा निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब 9 और 25 कौन सी संख्याएं हो गई? ये संख्याएं हो गई सह अभाज्य। ये छोटी छोटी चीजें हैं और जो नंबर पेपर में काट देती हैं बेटा, जो पेपर में नंबर काट देती हैं। सारे बच्चे इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मजा तभी आएगा जब आपके दोस्त भी आएंगे और इस सेशन में संख्या बढ़ेगी बच्चों की, तभी मजा आएगा। ठीक, अब हमारे पास यहां से आ गई, हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आज जितने भी आपको उदाहरण कराऊंगा और जितने भी मैं आपको प्रश्नावली के प्रश्न करा दूंगा, अगर आपके पेपर में इससे बाहर कुछ आ जाए तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप चाहे किसी भी ईयर का पेपर उठा लो, अगर इससे बाहर कुछ आ जाए तब कहना। लेकिन अगर आपने आज लापरवाही करी तो मैं कहता हूं बेटा पूरे साल भुगतने वाले हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 14 चैप्टर पढ़ने हैं तुम्हें। उन 14 चैप्टर में से आपने इतने ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हो ना, या पहले ही खत्म कर दे रहे हो। 13-14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं मैथ्स में, जिसमें 2 चैप्टर आज आप समाप्त कर रहे हो आज। और अगर आज आपने लापरवाही की, आज आपने क्लास छोड़ी, तो फिर आप समझ लो कि आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। ठीक है ना मुन्ना? चलो देखो ध्यान से, क्या लिखा है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, और जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी n जो है ना वो एक प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जांच करके बताइए कि क्या n का ऐसा कोई भी मान हो सकता है जिससे 4 की घात n जो है ना वो 0 पे समाप्त हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें एक नोट की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे पूछूंगा कौन सी ऐसी संख्या है जो 0 पे समाप्त हो? ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 पे समाप्त होती है? सोचिए कौन सी संख्या है भैया? 10, 100, 30, 35, 40, या आया? आपने बोला 30, 30 बोला। 30 के गुणनखंड करो, 2 आया, 3 आया, है ना, और 5 आया। 40 के गुणनखंड करो, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 5 आया। अब 35 के करो। आप देखो जरा ध्यान से कि जो संख्या पीछे 0 पे समाप्त हो रही है, उस संख्या में
एक बार 2 आ रहा है कम से कम, और एक बार कम से कम 5 आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितने बार भी आ सकता है? एक बार 2 और एक बार कम से कम 5 आना ही चाहिए। और जिस संख्या में एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 आ गया, वो 100% जीरो पे समाप्त होगी। ये बात लिख के रख लो। तो आप कॉन्सेप्ट में लिखोगे कि जिस संख्या के गुणनखंड में, जिस संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 व 5 आता है, वह 0 पर समाप्त होती है। वह कहां पर समाप्त होती है? 0 पर समाप्त होती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि भैया जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार आएगा, वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो चलिए भैया इस प्रश्न को हल करते हैं। 4 की घात n बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की घात n। ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे कि 4 की घात n में 4 के गुणनखंड करने पर 2 गुणे 2 आता है, जबकि 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। यानी ऐसा होना चाहिए, 2 गुणे 5 होना चाहिए, है ना। अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। आप n की जगह पे कोई भी नंबर रख के देख लो। आप n बराबर 1 रख लो, n बराबर 2 रख लो, n बराबर 3 रख लो, n बराबर 4 रख लो, नहीं समाप्त होने वाली है। n की घात 1 4 मान आएगा, n की घात 2 मतलब 4 की घात n लोगे 1 4 उत्तर आएगा, 4 की घात 2 लोगे 16 उत्तर आएगा, 4 की घात 3 लोगे 64 आ जाएगा, पर कभी भी 0 नहीं आएगा अंत में। मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे को किसी को यहां तक कोई समस्या होगी। ठीक है, सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, है ना। अच्छा, इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ये वाला जो प्रश्न है ना, ये वाला, ये भी आपका कर लोगे, है ना। ये कैसे हो जाएगा? उदाहरण नंबर 1 की तरीके से हो जाएगा, उदाहरण नंबर 1 के जैसे हो जाएगा, है ना। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं, बस 4 की जगह पे 6 लिखा है, 2 गुणे 3 आ जाएगा। आगे देखो, अब ये हमारे पास उदाहरण नंबर 2। कौन सा उदाहरण है? उदाहरण नंबर 2। क्या लिखा है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM, जो बच्चा सही उत्तर करेगा उसका हम नाम लेंगे, 3 बच्चों के नाम लेंगे, देखते हैं कौन इसका उत्तर सही करता है। तो और लिखने का तरीका, बेटा मैं फिर बोल रहा हूं कि यू आर वेरी स्मार्ट, बट अगर आपके पेपर में आपके लिखने का तरीका नहीं सही है ना, तो फिर नंबर नहीं मिलते हैं। एग्जामिनर नंबर काट लेगा आपके, क्यों? क्योंकि आपके लिखने का तरीका सही नहीं होगा। ठीक, इसलिए ध्यान से देखिए, लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लिखोगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड। अगर आपने सिर्फ लिख दिया गुणनखंड, इसमें भी अगर हम कॉपी चेक करें तो नंबर काट लेंगे, क्योंकि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता है। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आएगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं आएंगी सिर्फ। फिर उसके बाद इसी प्रकार से 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20।
अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, एच सी और एफ अर्थात महत्तम समापवर्तक। इसका पूरा फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज महत्तम समापवर्तक। फिर इसके बाद देखिए इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी 2 मिल रहा है तो यही 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास एलसीएम। अगर हम एलसीएम की बात करें तो आप ध्यान से देखो, 2 कॉमन मिल रहा था तो पहले हम 2 लिख देंगे, फिर जो बच रहा था वो लिख देंगे। तो 3 बचा, 2 बचा और 5 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 5, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, यानी एचसीएफ भी इतना हो गया और एलसीएम भी हो गया। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जरा सोच के बताना। मैं अभी नाम लेने वाला हूं जिन बच्चों ने सही आंसर किया है, उससे पहले मैं जरा बोलने वाला हूं कि प्लीज सोचो जरा, अगर मैं इसका जो एचसीएफ आया है उसको गुणा कर दूं इसके एलसीएम से, और मैं पहली जो संख्या आई है, जो पहली संख्या है, और अगर मैं दूसरी संख्या को आपस में गुणा कर दूं तो देखते हैं क्या बराबर हो पाएगा। इसका एचसीएफ जो आया है वो 2 आया है, और इसका जो एलसीएम था वो कितना आया था भैया, 60 आया है। इसकी पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 20 है। अगर इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 6 दूनी 12, 120 आएगा, और इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 120 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ आपस में बराबर हो जाते हैं। ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला, और मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि आखिर ये क्यों ऐसा हुआ। ये क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मूला कि अगर आप पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो एचसीएफ गुणे एलसीएम आएगा, और हमने ये चीज प्रूफ करके भी अपने बच्चों को दिखा दी कि कैसे एचसीएफ गुणे एलसीएम आएगा, है ना, कैसे एचसीएफ गुणे एलसीएम आएगा। समझ गए बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। सो कौन है जिसने सही आंसर दिया है? दिलीप कुमार ओझा, रविंद्र कुमार, और कौन है भैया, जल्दी से बताएं प्लीज। वेरी गुड। जो बच्चे गेमिंग वेमिंग करके लिख के आते हैं नाम, सही कर लो, है ना, नहीं तो फिर हम उनका नाम लेने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है ना। प्रिया, है ना, प्रिया, 3 बच्चे हो गए, ठीक है। तो 2 लड़के और 1 लड़कियां, ऐसे बहुत सारे लोगों ने दिया है सही आंसर। अब इसी प्रकार से ये देखो एक और प्रश्न है, इसका भी आंसर करो। जो बच्चा सही आंसर देगा उस बच्चे का नाम हम जरूर लेंगे भैया। देखते हैं कौन देता है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। देखो जल्दी से कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, 96 के क्या करेंगे मुन्ना, अभाज्य गुणनखंड। 96 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 96 के अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से काटेंगे इसको, है ना, तो 96 लिखेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 4 को 8, 2 8 16, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 5 बार आया। 2 गुणे 2 5 बार आया, और फिर ये 3 कितनी बार है? 1 बार है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 और गुणे में 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद इसी तरीके से 404, 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा देखते हैं। 404 के, है ना, 404, पहले इसको किससे काटा जाए भाई? 2 से, 2 1 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो तो 2 1 कम 2, 101 आया। ये 3 से तो नहीं कटने वाला, क्यों? क्योंकि 1 और 1 को जोड़ने पे 2 आता है, और 2 जो होता है वो 3 से नहीं कटता है। ये ट्रिक हो गई ना। फिर ये 2 से भी तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटने वाला। 5 से कटने के लिए पीछे 5 और 0 होना चाहिए। 7 से चेक करो, 7 1 कम 7, बचा हमारे पास कितना? 31 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं, किससे कटेगा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ क्या होंगे फैक्टर इसके?
7 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जाएगा, 11 9 या 99 होता है। 13 से इसको चेक करो, 13 से भी नहीं होगा, 13 7 91 होता है, 13 से नहीं होने वाला। जल्दी बताएं क्या आएगा, जल्दी से प्लीज। 101 के फैक्टर क्या होंगे? 37 से, 37 37 37 7 21, 37 से भी नहीं कट रहा, बताइए। 7 से 101, क्या 101 से ही जाएगा? ये चेक करके देखो, क्या 101 प्राइम नंबर है क्या? है ना, क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा है। क्या 101 प्राइम नंबर है क्या? ये एक आभाज्य संख्या है क्या? है ना, यस। 101 जो है ना वो 101 से ही कटेगा, 101 जो है ना वो 101 से ही कटेगा, यानी ये 101 से ही कटेगा, ये एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कट रहा था। तो ये आ गया हमारे पास 2 आ गया 2 बार, और उसके बाद आ गया 101। अब ध्यान से देखना, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। HCF, तो HCF में जो घात सबसे कम वाला दिखता है 2 की घात 2, यानी 2 की घात 2 अर्थात 4 हो गया। जो कम दिखे बेटा वही HCF होता है। अगर 2 की घात वहां पे लिखा होता 2 की घात 1, तो फिर 2 की घात 1 होता इसका HCF। जो कम दिखे वही HCF, ठीक, इनमें कुछ कॉमन है नहीं। अब LCM आ जाओ, इसीलिए तो ये, इसीलिए मैंने घात में लिखा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पेपर में ऐसे आ जाता है कि इसका और इसका HCF ज्ञात करो, इसका और इसका LCM ज्ञात करो, ठीक, इसलिए मैंने जानबूझ के किया बच्चे। फिर LCM देखो, LCM में जो सबसे ज्यादा लिखा है 2 की घात 5, और जो बच गया 3 और 101, 2 की घात 5 यानी कि 32 गुणे में 3 और उसके बाद 101। अगर हम 32 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 96, 96 गुणे 101 तो आ जाएगा हमारे पास 96 96, कितना आएगा 96 96, समझ गए? तो देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। वेरी गुड, सरोज, श्वेता ठाकुर, है ना, और आदर्श, वेरी गुड। और कौन है भाई? वेरी गुड, दिव्यांशी दिवाकर, है ना। तो इतने बच्चों ने, 4 बच्चों का नाम ले लिया मैंने इस बार। अच्छा एक बात मैं बोलूं आपसे, फिर मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर फिर बोल रहे हो। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं जितने बच्चे हैं उन्होंने भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो गलत बात है यार, बार बार आप याद दिलाना पड़ता है तुम लोगों को, ठीक। उदाहरण नंबर 4 क्या लिखा है? लिखा है कि संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। अभी तक हम 2-2 संख्याएं देख रहे थे, अब हमारे पास 3-3 संख्याएं आ गई। अब इनको कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, सबसे पहले 6 के गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 की घात 1 और 3 की घात 1। फिर उसके बाद 72 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये क्या आएगा 72, देखो 2 से काटेंगे 36 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 9 बचेगा, फिर आएगा 3 गुणे 3। अब देखो 8 और ये 9 लिखा है, ये 8 लिखा है और ये 9 लिखा है, 72 हो गए कि नहीं? 8 9 ये 72, ठीक। 120 आंसर दीजिए, देखते हैं कौन सही दे पाएगा। 120 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे 60 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे और 5 आएगा, है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 2 की घात 1 और 3 की घात, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 और उसके बाद 5, ये तो लिखेंगे। अब मुझे ज्ञात क्या करना है? मुझे ज्ञात करना है HC और F, ये ज्ञात करना है। अब गौर से देखना, वो ऐसे मत करो नहीं तो आप और थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, और 3 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, और 3 भी इसमें है। जो सब में होता है ना वो कॉमन लेते हैं, तो 2 गुणे 3
यानी इसका एचसीएफ जो आ गया ना वो 6 आ गया। फिर उसके बाद अब हम इसके एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम देखो क्या होगा। सबसे पहले जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं, जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भैया चलो ये तो कॉमन हो गया, क्या इनमें अभी कुछ कॉमन तो नहीं है। तो मैंने देखा ये 2 और 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक, फिर और कुछ, ये वाला 2 और ये वाला 2, इसको भी मैंने लिख दिया। ठीक, और 3 और 5 बच गया, तो 3 और 5 ऐसे हो गया। समझ गए। तो फिर क्या हुआ, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और 24 तिया 72, और 72 पंचे 7 पचे 35, 350, और 7 350 और 2 पंची 10, कितना आ गया 360, ये आ गया। यानी अब ये आ गया। अब इसको चलो चेक कर लो कि ये सही है कि गलत। लेकिन अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो हम चेक कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला बना नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, समझ गए, वेरी गुड। कौन से बच्चे सही आंसर दिए हैं, अजय, अजय ने सही आंसर दिया है, सुमित यादव, श्वेता, दिलीप, रवि, वेरी गुड, और इशिता, ठीक है, इशिता, हर्षाना, वेरी गुड। चलो भैया बहुत बढ़िया, सब बस। काजल यादव, अगला देखो। अब ये प्रश्न देखो जरा ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये वाला जो प्रश्न पेपर में आएगा वो 2 या 4 नंबर का, 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का 100% आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि या तो ये प्रश्न 2 नंबर का आएगा और या तो ये प्रश्न 4 नंबर का आएगा, और हर साल आता है पक्का। ठीक, और मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये मैं एक प्रश्न कराऊंगा और इसके बाद एक का रिवीजन कराऊंगा, यानी 2 कराऊंगा मैं आज, और इन दोनों के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। मेरे साथ बने रहना बस। ठीक, तैयार हो ना, क्योंकि देखो ये प्रश्न कठिन है, मैं जानता हूं कठिन है, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना है, बस इस चीज का ध्यान रखना। चलो भैया बहुत प्यार से बताएंगे। इन्होंने लिखा है कि सिद्ध करके दिखाइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या, मैं और भी प्रश्न बीच बीच में पूछूंगा, नाम ले लूंगा उनके। अपरिमेय संख्या को p/q रूप में नहीं लिख सकते, पर परिमेय को तो लिख सकते हैं। हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, हम उल्टा मान लेंगे। ठीक है, हम सर पहले कमेंट में आंसर देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो बच्चा पहले आंसर दे रहा है उसका कमेंट आगे चला जा रहा है। अरे बेटा फिर पढ़ाएंगे कब, ध्यान से सुनो। √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो हम ये मानेंगे कि ये परिमेय है। जैसे मुझे ये सिद्ध करना हो कि तुम अच्छे बच्चे हो, तो मैं मान लूंगा तुम गंदे बच्चे हो, मैंने उल्टा मान लिया, और मैं देख रहा हूं तुम गंदे गंदे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर तुम गंदे काम नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम अच्छे बच्चे हो। समझ गए ना, उल्टा करना है हमको। तो हमने क्या किया, हमने माना, देखिए कैसे करते हैं, माना एक बार बहुत प्यार से लिखकर बताऊंगा, और माना √3 एक परिमेय संख्या है, बहुत प्यार से लिखूंगा बेटा, और ये प्रश्न पेपर में 100% आता है। आज पढ़ के इसको समाप्त कर दो, इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको √3 को लिख सकते हैं कि भैया ये a/b रूप में लिख सकते हैं, या हम चाहे तो p और q लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख भी दिया तो भी एग्जामिनर नंबर काट लेता है। पूछो क्यों, इसलिए काट देता है क्योंकि बगल में आपको लिखना पड़ता है कि जहां a व b सह अभाज्य हैं, ये बात आपको लिखना पड़ेगा कि जहां a और b सह अभाज्य हैं, ये बात लिखनी पड़ेगी। और ये लिखना पड़ेगा कि तथा जो b है ना वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, यानी इस b का मान 0 नहीं हो सकता, ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक, ये बात आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको इधर भेजना है, तो ये आएगा √3 और फिर आएगा b और इधर आ गया a। हमें करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग मतलब इधर का भी वर्ग और उधर का भी वर्ग। यहां लिखेंगे कि दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर। अब मैं कुछ समझाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए प्लीज। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम क्या करेंगे? हमने कहा कि ए और बी सह अभाज्य हैं, यानी इनका मासा अगर आप निकालोगे तो एक आएगा। ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको कि इनका मासा निकालोगे तो एक आएगा। कठिन नहीं लगेगा, मैं हूं ना अभी, क्यों परेशान हो। और अगर मैं ये सिद्ध करके दिखा दूं कि भैया ए और बी का मासा निकालने पे एक आ रहा है, तो फिर ये फिर सहअभाज्य होंगी, है ना, तो फिर सहअभाज्य हो जाएंगी। लेकिन मैं ये सिद्ध कर दूं कि नहीं, ए और बी सहअभाज्य नहीं है, हमने जो माना है वो गलत है। अब मैं ये सिद्ध करके दिखा दूंगा कि ए को भी 3 डिवाइड करता है और बी को भी 3 डिवाइड करता है। इसका मतलब ये सहअभाज्य कैसे हो पाएंगी? इनका मासा ही 3 आ रहा है, समझिए ना कि इनका मासा भी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। तो हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए ये अपरमेय है, परिमेय नहीं है। बस यही करना होता है, ठीक। तो मैंने कहा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, फिर मैंने लिखा कि √3b, इधर का भी स्क्वायर कर दिया और इधर का भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो आ गया इधर से 3 और आ गया हमारे पास बी स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है, आराम से, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई बहुत बड़ी समस्या होगी। अब ये 3 को नीचे ले जाओ तो ये आएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बटे में 3। अब मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है? अरे 3 भाग कर रहा है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से। हम लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से विभाजित है ना। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि जब मैंने कहा कि 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 9 गुणे 9 फिर बटे 3, यानी ये 9 भी तो 3 से ही डिवाइड होगा, 100% होगा। तो अगर ए स्क्वायर जो है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ए भी जो है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है, समझिए। तो हमने कहा कि भैया इसलिए ए भी 3 से विभाजित होगा, है ना भैया। जब वो ए स्क्वायर हो रहा है तो ये भी होगा। क्या यहां तक समझ में आया? आधा प्रश्न खत्म हो गया अभी, है ना, आधा प्रश्न हमने खत्म कर दिया। अब आगे देखिए क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं इसको। एक बार आपने तैयार कर लिया तो दोबारा आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। मैंने कहा कि ए भी 3 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा है ना इसको मान लेंगे पहला समीकरण, और यहां जो ए है ना उसकी जगह पे हम मान लेंगे 3 और सी। क्यों? ताकि वो 3 जो है ये इसको काट दे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, माना ए बराबर 3c, ऐसे मानेंगे, और हम इसको उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। और अगर प्रश्न में जैसे हम √5 को प्रूफ कर रहे हो तो हम 5c मानेंगे, अगर हम √2 को प्रूफ कर रहे हो तो √2 मानेंगे, है ना, 2c मानेंगे, मतलब 7 को कर रहे हो तो 7c मानेंगे रखने पर। तो अब रखेंगे तो देखो क्या होगा, बी स्क्वायर और वहां पे ए स्क्वायर है, यानी कि 3c, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। बटे में क्या कर देंगे, बटे में 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे। यहां आएगा 9c स्क्वायर बटे में 3 और ये आ गया बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 एक कम 3 है और ये 3 से कट गया, यानी, और ये 3 हमने नीचे भेज दिया, यानी ये आया बी स्क्वायर बटे में 3 और बराबर में सी स्क्वायर। अभी मैंने कहा था कि ए स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, अब मैं कह रहा हूं कि बी स्क्वायर जो है ना वो 3 से डिवाइड होता है। अभी मैंने क्या कहा कि ए स्क्वायर जो था वो 3 से डिवाइड था, अब मैंने कहा कि बी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड है। तो अगर ये दोनों डिवाइड है तो इसका मतलब इनका एचसीएफ जो था ना वो 3 होगा, है ना। तो मैंने कहा कि चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए बी भी इसलिए बी भी 3 से विभाजित होगा।
ऐसा मैंने बोल दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ए भी 3 से विभाजित है और बी भी 3 से विभाजित है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये सहअभाज्य है। इसका मतलब या तो ये गलत या तो ये गलत। तो हमने ये माना था, तो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब है कि ये जो हमने माना है वो गलत है। ये दोनों 3 से विभाज्य कैसे हो सकती हैं? क्योंकि ये तो सहअभाज्य माना हमने। सहभाज्य संख्या कैसे 3 से डिवाइड होती है? वो तो 1 से डिवाइड होंगी, बस उनका मासा ही 1 होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अतः हमारी कल्पना असत्य है, जो हमने माना है ना। कल्पना मतलब जो माना है हमने, हमारी कल्पना गलत है ना। यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? कि भैया ये तो सहअभाज्य है। यहां बोले हमने कि भैया ये सहअभाज्य है, और यहां हम बोल रहे हैं कि 3 से विभाजित है। तो दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं, है ना? यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, परिमेय नहीं होगी। अपरिमेय संख्या ये प्रश्न ऐसे पेपर में आता है, जल्दी से बता दो। ठीक, अब एक बच्चा कह रहा है सर जी आप प्रश्नावली के सारे प्रश्न क्यों नहीं करा रहे हो? तुम गधे वधे हो का? है? 5 प्रश्न करा दिए, अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा? अभी आगे प्रश्नावली के प्रश्न शुरू होंगे। भांग वांग पी क्या हो क्या? ये सब क्या दिखाई दे रहा है मुन्ना? आई बात समझ में यहां तक? एक बार जल्दी से बता दो, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं किसी को? आगे चलूं? हाँ, आप इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक, चले आगे। चलो, अब इस तरीके का एक प्रश्न आएगा पेपर में, ऐसे देखिए ध्यान से। उदाहरण नंबर 6 क्या लिखा कि सिद्ध करके दिखाइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इस तरीके का प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और 2 नंबर का पेपर में आता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि माना 5√5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। वैसे ही करेंगे पर ये बहुत छोटा होता है, एक बार पढ़ लिया बस, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना कि ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानेंगे। ठीक, अब ये परिमेय है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस √3 बराबर a/b, है ना। और जहां a व b सहअभाज्य है ऐसा मानेंगे, और b नॉट इज इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं हो सकता, ऐसा मानेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 5 माइनस √3 है, इसमें जो √3 वाला भाग है उसको छोड़ देंगे, यानी जो हमें पहले से पता है कि हाँ ये अपरिमेय होता है, तो उसको हम छोड़ के बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी है, तो एक काम करते हैं, √3 को उधर ले जाते हैं ताकि वो प्लस का हो जाए, और इसको इधर लाते हैं 5 माइनस a/b। अब मैं ये जानता हूं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और a/b ये एक परिमेय संख्या है। हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दो या कुछ भी घटा दो तो वो परिमेय ही रहती है ना। तो ये पूरी संख्या जो होगी वो एक परिमेय होगी, और ये वाली संख्या जो है वो अपरिमेय है, और कभी भी कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यानी कि अगर किसी परिमेय संख्या में कुछ जुड़ रहा है, कुछ घट रहा है, या परिमेय संख्या को किसी से घटा रहे हो, परिमेय संख्याओं को किसी में जोड़ रहे हो, तो वो परिमेय ही रहती है, और परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होती। तो ये बात मुझे अपने शब्दों में नीचे लिख देनी है, प्रश्न समाप्त हो गया। समझ गए? तो मैं क्या लिखूंगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है
अपरिमेय, देखिए ध्यान से कैसे लिखोगे कि चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जब अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, यहां पे क्या हो रहा है कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती परिमेय के। एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः वो जो संख्या लिखी गई है ना 5 माइनस √3, यह एक अपरिमेय संख्या ही होगी। समझ गए? ऐसे हम लोगों को प्रश्न पेपर में करना होता है। समझ गए बच्चों? ऐसे प्रश्न हम लोगों को पेपर में करना होता है। अब ये वाला जो प्रश्न है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने बताया, तो ये वाला आप लोगों को खुद से करना है, जैसे अभी किया ना, बिल्कुल वैसे। जहां वो हमने प्लस माइनस करके भेजा था, इसको नीचे भेज लेना। अब आता है हमारे पास एक्सरसाइज के प्रश्न। अब यहां पे आप लोगों को फटाफट से हमको आंसर करके बताना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के दिखा दो। फटाफट से आप 140 के गुणनखंड बता दो क्या होगा। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड जल्दी बताएं प्लीज, क्या होगा। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बताइए जल्दी जल्दी से। और जो बच्चा सही बताएगा, जैसे फटाफट से बताते रहो कि 140 के ये, 156 के ये, 3825 के ये, 5005 के ये, 7429 के ये, जो भी सही बताएगा उसका नाम जरूर लेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे तो 70 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 35 आएगा, 5 से काटेंगे 7 आएगा, 7 से काटेंगे ये आ जाएगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 पहले 2 से काटेंगे, 156 लिखेंगे ऐसे, इसको पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो आएगा हमारे पास 75 और 3 78 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 78 है ना, तो 3 और 9 फिर 39 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे फिर 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 156। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? आदर्श ने सही दिया है, शिवांग द्विवेदी है ना, साहिद ने सही दिया है, बहुत बढ़िया। शुभ ने सही दिया है, अनिल गुप्ता ने सही दिया है, और वेरी गुड आकृति यादव, मोहम्मद जिशान, शाबिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेहा पाल, सब बस वेरी गुड। आगे देखो, 3825 के बता दो तो मैं जानू। 3825 के गुणनखंड बता दो तो मैं जानू भैया कि आप सही दे रहे हो। 3825 के अभाज्य गुणनखंड जल्दी से ही। 3825 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 3825 तो पहले इसको 5 से करेंगे ना, 3 से हो जाएगा क्या? 3 कम 3, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 7 21, 3 25 15, 3 से हो जाएगा क्या? 7 5 12 हो जाएगा। 3 चौको 12, फिर 3 दूना 6, 3 25 15, 4 2 6, 6 5 11, 5 से हो जाएगा। 5 8 40, 2 बचेगा 55 25, फिर 5 से और फिर 17 से, यानी क्या होगा? 3 3 5 5 और 17, वेरी गुड। 3 3 5 5 17, 3 3 5 5 17, निशु पांडे, सब बास बेटा, वेरी गुड। 3 3 5 5 और 17, वेरी गुड। अगला बताओ 5005 के, फटाफट से 5005 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 5005 के कौन बता पाएगा? 5005 के आ रहे हैं 5 गुणे 5 गुणे 17,
ये बोल रहा है एक बच्चा 5005 के। देखिए बताइए जल्दी से, 5005 पहले 5 से काटो, पहले इसको 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। फिर किससे कटेगा? 3 से नहीं होने वाला है ना, क्योंकि 1 और 1 2 आता है ना, और 2 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर उसके बाद 7 से कटेगा क्या? 7 एकम 7, 7 एकम 7 3 होगा। उसके बाद 7 एकम 7, 7 चौको 28 हो जाएगा, है ना। देखो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 143 7 से नहीं कटने वाला। फिर किससे कटेगा? 23 से। 23 से काटूं? बताओ भाई। 17 से, 11 से, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11 और 11 तिया 33, फिर 13 से कट जाएगा। वेरी गुड। देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13। देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। अजय त्रिपाठी, दिलीप त्रिपाठी, गलत आंसर है दिलीप आपका। और अमन, सब्बास, और सुमन, वेरी गुड, और नेहा और अंजलि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखो 5005, 74 29 के बता दो। 74 29 के अभाज्य गुणनखंड, 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। इसके जो बता दिया ना, तो मैं मान लूंगा कि हाँ तुम मेहनत कर रहे हो। 74 29, बताइए 74 29 क्या होगा? 74 29 के, इस बार मैं पहले आंसर देख रहा हूं। देखो 3 से काट के देखो, पहले 2 से नहीं हो रहा है ना, तो देखो 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, नहीं कटेगा 3 से। 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करो, 7 एकम 7, फिर उसके बाद 6 7 42 हो जाता है, पर 9 नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं होगा। 11 से, 11 11 छक्का 66, बचेंगे 8 या 77, नहीं होगा। 11 11 के बाद फिर 13 आता, 13 43, 13 54, 13 पचे 65, 13 पचे 65, और उसके बाद फिर 9 92, 13 7 91, 13 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 19 आ जाएगा। फिर 13 के बाद फिर 17 आता है, 17 से करके देखो। 17 2 34, 17 51, 17 चौको 68, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, और 17 चौको 68, और उसके बाद 17 तिया 51, कट जाएगा 17 से, तो ये आएगा 17 से। देखो 17 चौको 68, 6 68, 6 बचेगा, तो आ जाएगा हमारे पास 62, और 17 तिया 51, बचेगा 11, 119 आएगा। तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। अब ये 17 से नहीं कटने वाला, ये तो कंफर्म है। 23 17 के बाद 19 आता है, 19 से 19 19 19 दूना 38, नहीं कटेगा। 23 23 एकम 23, 17 को 68, और उसके बाद 62, 17 थे 51, 437। कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई। देखो क्या है नंबर हमारे पास, 17 डिवाइड करने के मन नहीं कर रहा हमारा। कितना है? 74 29, है ना। डिवाइडेड बाई, हमने किससे डिवाइड कर रखा है इसको? डिवाइडेड बाई, सॉरी, 74 29 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का सिंबल कहाँ है इधर? डिवाइड का सिंबल नहीं है। इसमें डिवाइड का सिंबल नहीं दे रखा है इन्होंने। 17 गुणे 4 3 7, 74 29, सही तो हो गया। फिर 74 29, 23 23 गुणे 29,
कुछ मिस्टेक हो रही है, 323 आएगा। अरे बेटा कितना सिंपल सा है, देखो 74 29, 74 29 को डिवाइड कर दिया मैंने 17 से, आंसर आया 437। 437 को हमने 23 से डिवाइड कर दिया, 19 आया। 19 से कट जाएगा फिर ये, हाँ गुड, 19 से कट जाएगा ये, 19 दूना 38 और फिर ये 23। मिस्टेक ये हुई थी कि 19 से पहले मैंने डिवाइड ना करा था, है ना, कर लेते तो ठीक था। हम सोच रहे थे 19 नहीं आ सकता नीचे, इसीलिए एक बच रहा था, तो मैं सोच रहा था कुछ मिस्टेक हो गई। तो आ गया हमारे पास 17 19 और 23। देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्वेता राजपूत, बहुत बढ़िया सत्यम मिश्रा, है ना करेक्ट, और समीक्षा राजा, वेरी गुड, सब बस। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब एक प्रश्न इससे आएगा ऐसे, ऐसे आएगा, क्या लिखा होगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं। तो हमने क्या बताया कि 510 और 92 वाला मैं बता देता हूं, ये वाला और ये वाला आप होमवर्क कर लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे। बताइए क्या होगा इसका एचसीएफ, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। 510 के गुणनखंड करके बताइए क्या आएगा। अभाज्य गुणनखंड 510, तो 510 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4 और 2 पंची 10 और 2 पंची 10, फिर उसके बाद 3 से होगा क्या, ये 3 अट्ठे 24, 3 पची 15, 5 से होगा, फिर 17 आएगा और फिर 17 आएगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ये आ गया। ठीक, फिर उसके बाद 92 के कर दो, 92 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 को 2 से करेंगे तो आएगा 46, फिर 2 से करेंगे फिर आएगा 23, तो ये आ जाएगा 2 गुणे फिर उसके बाद आ जाएगा 23। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना एचसीएफ आएगा, 2 और 2 ही तो कॉमन है, और तो कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा, तो 2 कॉमन हो गया। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 मुझे कॉमन दिख गया, 5 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 बच गया, 2 बच गया, 23 बच गया। ठीक है ना, ये बच गया भैया हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। किसको गुणा कर लेंगे, देखो 2 तिया 6, 6 पंचा 30 और 30 दूना 60, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, है ना, तो क्या हुआ 60 गुणे 17 गुणे 23, गुणा करने पे आ रहा है 23,851। 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, और उसके बाद हमने गुणा किससे किससे कर लिया, हमने गुणा कर लिया 60 गुणे 17 गुणे 23, आंसर आ गया हमारे पास 23,460। कितना आ गया, 23,460 ये आ गया। अब हमने ये भी ज्ञात कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो मैं इसकी जांच लिखूंगा, कैसे करूंगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे तो करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास, 510 और 92, और एचसीएफ आया 2, यह आया 23,460। देखेंगे आंसर किसने करेक्ट किया है, इसलिए आंसर करते रहो, ठीक है।
हाउ इज इट पॉसिबल? नो, ये वर्क नहीं कर रहा। सो गुणा करना है 510 को, 510 को गुणा करना है 92 के साथ, आंसर आएगा 46,920। और 2 को गुणा करना है 23,460, आएगा आंसर 46,920। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए कि नहीं? कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है? आदित्य कुमार, श्रेष्ठ कुमार, शिल्पा देवी, कृष्णा द्विवेदी, बहुत बढ़िया, ऋषभ विश्वकर्मा, गुड़िया और सिद्रा, है ना? सिद्रा बातें बहुत ज्यादा कर रही हो आप, ठीक है। और विशाल, ठीक है। और सतीश पाल, वेरी गुड। चले आगे। अब बाकी के जो 2 है ना वो स्वयं से करना। अब इसके बाद यहां देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ एलसीएम, ये हम पहले ही बता चुके हैं, है ना? लेकिन देखो यहां पे एक हिंट मैं देता हूं। हिंट ये है कि अभाज्य संख्याओं का, अगर आप अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, और अगर अभाज्य संख्याओं का, अगर आप अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो संख्याओं का गुणनफल आएगा। ये मैं हिंट दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं जरा ध्यान से देखो। देखो ये 17 है, ये 23 है और ये 29 है। अगर आप इनका एचसीएफ ज्ञात करोगे तो 1 आएगा, और अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो 17, 23 और 29 का गुणा हो जाएगा आपस में। समझे? आगे मेरी बात समझ में? यानी अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपको 1 लिखना है क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, है ना? और अगर एलसीएम निकालना हो तो 17, 23, 29 का आपस में गुणा कर दो। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम पीछे करा के आए हैं। अब ये एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये लिखकर दे रहा हूं कि ये प्रश्न पेपर में अगर ना आए तब कहना। ये प्रश्न आया है 2020 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में, 2024 के एग्जाम में। क्या ये 2025 के एग्जाम में आएगा? हर साल से लगातार आ रहा है, ठीक? चलिए देखो ये प्रश्न लिखा कैसे जाएगा पेपर में, वही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आपको आता कितना भी हो, अगर आपने लिखा नहीं तो एग्जामिनर आपको यह नहीं देखता कि आपको कितना आता है, वो लिखा हुआ देखता है। एचसीएफ ऑफ 306 and 65, कुछ मैं चीजें बताऊंगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर 9। यहां दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 का अगर आप निकालते हो तो 9 आता है। यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, ये है। और मजे की बात ये है कि ये जो 306 है और 657 है, दोनों 9 से डिवाइड हो रहे होंगे 100%। ये मजे की बात है, ठीक है ना? और हमें इसको, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? गौर से सुनना। पहली संख्या, फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहली जो संख्या है वो 306 दिख रही है,
दूसरी जो संख्या है वो 657 दिख रही है। एचसीएफ 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 306 गुणे 657 बटे में 9, ये 9 नीचे ले जाओ, इधर बचेगा एलसीएम। ठीक, अब आप इसको 9 से डिवाइड कर दो। 9 एकम 9, ये किससे कटेगा? 9 सत्ते 63 और 2 बचेगा 9 त्रिक 27, यानी मेरे पास बचा 306 गुणे में 73। इन दोनों का गुणा कर दूंगा मैं। क्या करूंगा? 306 को मैं गुणा कर दूंगा, 306 को मैं गुणा कर दूंगा किसके साथ? 306 गुणे 73, आंसर आएगा 22 33 8। और यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में किसने आंसर सही दिया है? नीतीश सिंह। भगवान से तो नहीं डरते, तुमसे डरते हैं। नीतीश सिंह, सबसे पहले हम जो है ना आपको ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ये नीतीश है कि नितिन है, जो भी है, दिख जाओ मुझे तुम। बच गए क्योंकि निकल गए तुम, बच गए तुम। फिर उसके बाद है गुड़िया, सिद्रा, विशाल यादव, आंचल, शेखर चौधरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पवन, ज्योति, करण, अमन कुमार, सलोनी, कुंदन, दुर्गेश, दिव्यांशी, वेरी गुड। आगे चलू बेटा। अब इसके बाद आता है, ये देखो 5 नंबर, जैसे पहला उदाहरण कराया था वैसे ये प्रश्न देखो क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, फिर 7 गुणे 6 गुणे 5 4, ये भाज्य संख्याएं। 2 प्रश्न है इसमें। अब ध्यान से देखिए, हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं यानी जो संख्या किससे डिवाइड हो? केवल स्वयं से, केवल स्वयं से, है ना, केवल 1 से तथा अन्य किसी से भी डिवाइड हो, वो कौन सी संख्या होती है? वो भाज्य होती है। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। को प्राइम तो सहभाज्य हो जाएगी, है ना, सहभाज्य। देखो जरा ध्यान से समझना क्या लिखा है। 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, तो 13 कॉमन हो गया क्योंकि 2 पद है, एक पद और दूसरा पद। तो मैंने 13 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 7 गुणे 11 प्लस यहां 1 बचेगा, यह आ गया 13 गुणे 78। आगे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको गुणा करोगे तो जो भी मान आएगा वो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा। और हमने कहा कि जो भी भाज्य संख्या होती है वो स्वयं से डिवाइड होती है, 1 से डिवाइड होती है और किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होती है। बस यही बात नीचे लिख देनी है कि चूंकि ये संख्या 13 से भी डिवाइड है और 78 से भी डिवाइड है, इसलिए ये भाज्य है। बस ठीक, तो हमने क्या लिखा कि चूंकि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या स्वयं से, 1 से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। इसलिए इसलिए यह एक भाज्य संख्या है।
समझ गए? इसी प्रकार से आप ये वाला स्वयं कर लोगे। इसमें 5 कॉमन ले लेना, फिर जो बचे गुणा कर लेना, हो जाएगा। ठीक है ना, यहां समझ में आ गया? एक बच्चा पूछ रहा है गुरुजी मैं शक्ति बैच से हूं, तो क्या मुझे शक्ति 2.0 बैच लेने की जरूरत है? नहीं, जिन बच्चों के पास शक्ति बैच है उन्हें कोई भी बैच लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जरा ध्यान से देखो, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है और उसके ओर एक चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कुछ ऐसे। फिर बोला जा रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नामक एक लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही साथ एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में जाएं, तो कितने समय के बाद वो पुनः मिलेंगे? समझिए, मान लीजिए कि ये एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, और एक ये लड़का है जिसका नाम क्या है? एक लड़की बना दी सर ने, और ये एक लड़का बना दिया, दो हैं। ये दोनों एक ही जगह से एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में जाएं, तो वापस कब ये मिलेंगे इसी स्थान पे? दिमाग लगाओ, सोचो जरा। ये 18 यहां से मान लो चलते हैं, सोनिया एक चक्कर पूरा करेगी 18 मिनट में, दूसरा चक्कर पूरा करेगी 36 मिनट पे, यानी 36 मिनट में सोनिया पुनः उसी स्थान पे आ जाएगी। अब रवि को जरा मार के डंडा भगाओ जरा इसको। रवि को भगाना शुरू किया, एक चक्कर पूरा किया 12 मिनट, दूसरा चक्कर पूरा किया तो 24 मिनट, तीसरा चक्कर रवि जब पूरा करके आएगा तो उसको 36 मिनट लगेंगे। यानी जब रवि 3 चक्कर पूरा करेगा और सोनिया 2 चक्कर पूरा करेंगे, तब जाके वो पुनः स्थान पे मिलेंगे। कितने मिनट पे? 36 मिनट पे। यानी यहां पे हमें यह ध्यान देना है कि हम मासा निकालें कि लासा निकालें। तो उन्होंने कहा था कि वह कौन सा समय है जिसपे वो पुनः मिलेंगे। तो ये आपसे क्या पूछा गया है कि वह मिनिमम, यानी वह कौन सा एक न्यूनतम समय है जिसपे वो पुनः स्थान पे मिल जाएंगे? तो वो होगा न्यूनतम, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा होगा कि हम इसको हल लिखेंगे। हम लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि 18 व 12 का क्या निकालेंगे? एलसीएम, अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आएगा 36। अतः सोनिया व रवि 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस मिलेंगे। आपको ये 18 और 12 का एलसीएम निकाल के दिखाना पड़ेगा, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना वैसे निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई बहुत बड़ी डाउट होगा। ठीक, अब आता है हमारे पास कि सिद्ध करके दिखाइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि हम पहले से करके आए हुए हैं ये सब। ठीक, अभी हमने सब पढ़ा दिया पीछे। ये इस तरीके का भी प्रश्न हमने कर लिया है, तो ये वाला भी आपको होमवर्क है। ये वाला प्रश्न भी अभी हम सब करके आ चुके हैं पीछे, तो ये वाला भी आपके होमवर्क है, ये आप घर पे ट्राई करोगे। इसके बाद आते हैं अब हम बहुपद चैप्टर पे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। सर प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दीजिए। बेटा अभी तक क्या बता रहे हैं?
ये इंपॉर्टेंट ही तो है, इससे बाहर पेपर में आए तब कहना। क्या ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम फालतू में इधर घिस रहे होते क्या? हमको बड़ी तेज से भूख लगी है पर फिर भी पानी पी के काम चला रहे हैं, फिर भी पानी पी के काम चला रहे। कह रहे हैं दिन भर का सुख मिल रहा है अभी। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि शरीर में आग लग रही है। एक बच्चा पूछ रहा है कि शक्ति बैच लूं कि शक्ति 2.0 लूं, दोनों में से कोई भी एक ले लो। शक्ति 2.0 बैच 21 तारीख को आ रहा है संडे को, व्यवस्था बना के रखना, सबको 21 तारीख को बैच लेना है शक्ति 2.0। क्योंकि जिस तरीके से यहां हम डीप में पढ़ाते हैं उधर भी हम डीप में पढ़ाते हैं। ये जो पहला चैप्टर हमने 1 घंटे 10-15 मिनट में खत्म किया है ना, 3 घंटे में खत्म हुआ था। अब आप समझ लो 3 से 4 घंटे, तो इमेजिन कर लो कि 4 घंटे वहां पे हम बातें तो नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बातें करने की हमारी आदत नहीं है। हम जब टॉपिक पूरा हो जाता है तभी रुकते हैं, है ना। चलें, सो अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद। क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। और मैं सारे बच्चों से बोलना चाहूंगा कि भैया कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि वीडियो समाप्त होते होते अगर इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स हो जाएंगे तो भैया हमारे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। और हाँ, फिर शक्ति 2.0 बैच आएगा तो उसमें हम डिस्काउंट भी लेके आएंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों को पढ़ना है ग्राफ पीएक्स से बहुपदों के शून्य को ज्ञात करना, और 2.2 में पढ़ना है हमको शून्यकों और गुणांकों में संबंध, और शून्यकों के योग और गुणनफल से बहुपद को ज्ञात करना। वेरी शॉर्ट चैप्टर, एक ही एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज है। जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो इसको। यहाँ पे कुछ ग्राफ बने हुए हैं और ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इस प्रकार से ऐसे लाइन खींची गई है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है। ऐसे ही सब में कर लेना, सब में करेंगे तो समय लगेगा, सब में x x x लिखा है तो सब में x और y कर लेना। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि y बराबर px के लिए, y बराबर px के लिए, y बराबर px के ग्राफ चित्र में दिए गए हैं और हमें px के शून्यकों की संख्या देखनी है। तो प्रश्न जब आएगा तो ये जरूर लिखा होगा, px जरूर लिखा होगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि भैया ये जो px लिखा हुआ है इसमें x लिखा हुआ है कि y लिखा हुआ है। अगर ये y लिखा होगा तो आंसर दूसरी तरीके से होगा, और अगर x लिखा होगा तो आंसर दूसरी तरीके से होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग लिखेंगे px के लिए, px के लिए शून्यकों की संख्या। अभी ध्यान से देखिए प्लीज, पहले वाले को देखो। आपको इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। आपको कैसे लिखना है पेपर में, आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले के लिए कैसे लिखना है। कैसे लिखना है देखो, पहले वाले के लिए कैसे लिखना है कि चूंकि क्योंकि ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही, किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है, किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है। इसलिए इसलिए शून्यकों की संख्या जीरो होगी।
यानी आपको ऐसे बताना है कि देखिए यहां पे इसने कितने बिंदुओं पे काटा, एक भी बिंदु पे नहीं काटा, एक्स अक्ष को कहीं भर नहीं काट रहा है भैया, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। इसने कहां पे काटा, देखो इसने कहां पे काटा, इसने यहां पे काटा एक बिंदु पर, इसमें शून्यों की संख्या 1 होगी। इसने देखो कहां काटा, ऐसे, इसने यहां काटा, यहां काटा और यहां काटा, इसने 3 काटा, तो शून्यों की संख्या 3 होगी। कैसे स्टेटमेंट लिखोगे कि चूंकि ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटती है अतः शून्यों की संख्या 3 होगी। लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी के नंबर मिलेंगे बेटा। नहीं, मैं कोई जरूरी नहीं था मैं डायरेक्ट यहां पे आंसर बता के चला जाता। यहां पे कितने बिंदुओं पे काटा, 2 बिंदुओं पे काटा। यहां पे देखो 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, 4 बिंदु पर, 4 हो गए शून्यों की संख्या। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, शून्यों की संख्या 3 हो गई। यानी कि 0 हो गई, 1 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई। ऐसे ही हमको करके आना है। ठीक, यहां तक सभी को समझ में आया, एक बार फटाफट से बता दो। वेरी गुड ऋषभ विश्वकर्मा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलूं, बस एक सेकेंड क्लास को रिज्यूम कर लूं, क्योंकि क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है हमारे लैपटॉप से। ठीक, आगे चले। देखो देखो किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब सबसे बड़ी चीज है कि भैया बहुपद क्या होता है। हमारे पेपर में बहुपद है और कौन सा है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कौन सा है, क्या होता है उसका मानक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या, सी, ये होता है। ठीक, अब उसके बाद गौर से देखना, मान लीजिए हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर और हमने इसके शून्य ज्ञात किए। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए इसके शून्य ज्ञात किए, ज्ञात करना अभी सिखाएंगे। तो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक, क्या, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में होता है, और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, और योगफल यानी कि मान लीजिए हमने इसके शून्य ज्ञात किए और उसके शून्य आए अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, 2 मान जो आते हैं। ठीक, तो ये x का गुणांक क्या है, b, तो ये आ जाएगा b, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, ये आ गया a। यानी ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। बताइए क्या यहां तक समझ में आया, क्या यहां तक समझ में आया, ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक। चलें आगे। एक बच्चा लिख रहा है कि कोई सोच सकता है कि ये वीडियो हम हॉस्पिटल में बैठ के देख रहे हैं। बेटा हॉस्पिटल में पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, पढ़ाई करो बस, है ना। और जो तुम लिख रहे हो ना कि हॉस्पिटल में, तुम पहली बात तो अपना नाम चेंज करके आओ, हॉस्पिटल में तो हो नहीं। ये सब अटेंशन के लिए लो बच्चे करते हैं, ये गलत बात होती है। अटेंशन के लिए मतलब समझते हो, नाम में लिखा है फन सन गन ऐसे करके लिख देते हैं, है ना, उड़न छू पुड़न छू, ये गेमर वो गेमर, ऐसे करके तुम लोग नाम लिखते हो।
और फिर आके तुम्हें लोग ऐसी कमेंट्स करते हो। कोई बच्चे ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास मत करना, कुछ भी लिख के चले जाते हैं, समझ रहे ना बात? वो सिर्फ अपना अटेंशन खींचने के लिए करते हैं ऐसा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या होता है बेटा? जो जिसमें एक्स वगैरह ना लिखा हो, और ये ए आ गया, ठीक है, ये आ गया अल्फा डॉट बीटा। तो कितने फॉर्मूले बन गए? 2 फॉर्मूले बन गए हमारे पास। अब इनसे पेपर में प्रश्न कैसे आएगा वो देखो। ठीक है, आगे मेरी बात सुनिए, देखो ध्यान से। हमने क्या बताया कि, और हाँ मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं, बहुपद के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले कर चुका हूं बेटा। एक वीडियो मेरा आया था जिसमें बहुपद, मैक्सिमम घात क्या होती है, क्या होता है, ये सब चीजें पहले कर चुके हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये चीजें बताया नहीं है, हमने पहले बता रखा है। ऐसे प्रश्न आएगा पेपर में कि भैया इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, हल करना है। देखो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, हमें क्या करना है, ये बहुपद दे रखा है। फिर हमने लिखा कि शून्यकों के लिए हम इसके पीछे 0 लगाएंगे, और 10 के ऐसे खंड के जोड़ने पे कितना आ जाए, कि 10 के ऐसे खंड के जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 हो जाए। पहले यहां तक बताइए, जल्दी से, समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 के ऐसे खंड के जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर क्या लिखेंगे, 2 पंची 10 या 5 दूनी 10, एक ही बात है, बराबर में 0। अब हमें ब्रैकेट खोलना है, तो आया हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास 2x, फिर आ गया हमारे पास 5x, फिर आ गया 10 इक्वल टू 0। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मेरी बात गौर से सुनना। देखिए यही चैप्टर हमने जब शक्ति बैच में कराया, तो मुझे जहां तक याद है इस पे 4 या 5 लेक्चर हुए होंगे, यानी कि 4 या 5 वीडियो में ये कवर हुआ है, वो भी लाइव। कोई भी आज तक का ऐसा बैच नहीं है जो कोई लाइव पढ़ाता हो क्लास 10th को। हमारे यहाँ शक्ति बैच में लाइव क्लासेस चलती हैं, और ये पूरा चैप्टर हमने 4-5 वीडियो में कवर किया है, और आज एक वीडियो में हम 2-2 चैप्टर लेके आए हैं। तो जाहिर सी बात है, तुम समझ सकते हो कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम होमवर्क देंगे, है ना? समझ गए? चलो, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है x, अंदर बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5, अंदर बचेगा x प्लस 2। अब एक ब्रैकेट में आया x प्लस 2 और दूसरे में x प्लस 5, है ना? बराबर में कितना हो गया? 0। अब आप लिखना है x प्लस 2 बराबर 0, या लिखा जाता है यहां पर आपने तथा, या फिर यहां पे आपने और, ऐसे लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझे। अब आ गया हमारे पास x प्लस 5 बराबर 0। अब हमने लिखा x बराबर कितना, -2, यानी x का एक मान आया है -2, और एक मान आएगा x का -5। ये इसके शून्यकाएं हैं, ये इसके शून्यकाएं हैं। ठीक, अब मुझे क्या बोला जा रहा था? मुझे बोला जा रहा था कि आप इसके सत्यता की जांच करके दिखा दो। क्या करके दिखा दो? आप इसके सत्यता की जांच करके दिखा दो। सत्यता की जांच तो कैसे लिखोगे? शून्यकों का योगफल, क्या फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल? बराबर -x का गुणांक। और मैं आपको सच्ची बताऊं, जिस हाथ से मैं लिख रहा हूं ना, इस हाथ में इतना ज्यादा दर्द है कि अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब इसको ऐसे झटक रहा हूं मैं बार बार। क्यों? क्योंकि
कंटिन्यू इतनी देर तक लिखते रहना बोर्ड पे ऐसे उठा के हाथ, दिक्कत होती है ना। शून्यकों का योगफल 2 आया है और -5 आया है, तो -2 को जोड़ना है -5 में, ऐसे लिखा। एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स के आगे कौन सा नंबर है? 7, और एक्स स्क्वायर के आगे 1, तो एक्स के आगे 7 और ये वाला माइनस और फिर ये 7, और फिर एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहां से आया -7, -2 और -5 जुड़ने के बाद कितना आएगा? -7। ये पहली जांच कंप्लीट, दूसरी भी करनी पड़ेगी। शून्यकों का गुणनफल, यह आएगा हमारे पास। गुणनफल करने के बाद अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अगर आप शक्ति बैच या शक्ति 2.0 बैच लेंगे तो इसका एक एक एक्सरसाइज का प्रश्न आपको उसमें मिल जाएगा कराया हुआ, है ना, और कराया भी जाएगा। तो अचर पद यानी कि 10, एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है? 1, ठीक है। गुणनफल यानी कि -2 का गुणा किया जाएगा -5 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर भी 10 और उधर भी 10। ऐसे प्रश्न अगर पेपर में लिखोगे तो ही आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कट जाएंगे। क्या आ गया समझ में यहां तक? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो सर, आपके ऐप का नाम क्या है? हमारे ऐप का नाम नीचे लिख कर आ रहा है, देखो। यहां तक सभी को आ गया समझ में? ठीक, चलें आगे। चलिए अभी इस प्रश्न को देखो, ऐसे लिखा है। अब ये प्रश्न आएगा पेपर में, क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। अब प्लीज ध्यान से देखना, थोड़ा स्पीड में करेंगे। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर -3, शून्य के लिए हम 0 लगाएंगे, एक्स स्क्वायर 3 को उस तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो अंडर रूट लगाता है और प्लस माइनस के साथ लगाता है, ठीक। तो x के 2 मान आ गए, एक आ गया √3 प्लस का और दूसरा आ गया √3 माइनस का, यानी x के 2 उत्तर आ गए। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच में देखो कि सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो होता है x का गुणांक। अब चूंकि इसमें x है ही नहीं तो उसका गुणांक हम 0 लेंगे, और एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा हुआ है तो ये आ गया 0। योगफल देखो, √3 प्लस का है, फिर ये √3 माइनस का है, ये दोनों कट गए, आ गया 0। ये योगफल वाली जांच हो गई। फिर इसी प्रकार से गुणनफल देखो, गुणनफल में क्या होता है? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद की बात करें तो देखो जरा ध्यान से, वहां 3 लिखा है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा हुआ है और वो अचर पद -3 है, देखिए -3 है। गुणनफल यानी √3 का गुणा करना है √-3, दोनों √3 गुणा होने के बाद कितना आएगा? √9, जिसका मान कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। 3 आ गया, इधर भी -3 और इधर भी -3, ये हो गया ऐसे, ठीक है। नहीं, शक्ति 2.0 बैच लेने के बाद किसी भी बैच की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम बैच फ्री मिलेगा। अंतिम बैच मींस कि एक लास्ट में बैच आता है, उसके अंदर जितनी क्लासेस होती हैं वो शक्ति बैच वालों को और शक्ति 2.0 वालों को फ्री मिलती हैं। हमारे साल में 3 बैच ही आते हैं, शक्ति 2.0 एंड इसके बाद आएगा अंतिम बैच 3 महीने बाद, ठीक है ना। चले अब इसके बाद ये तीसरा, 3 टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। ये तीसरा देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है।
बेटा प्रश्न में आपको क्या दे रखा होगा, शून्यकों का योगफल, और क्या दे रखा होगा, शून्यकों का गुणनफल। दो चीजें दे रखी होंगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हमने। इस प्रश्न में हमको दे रखा है शून्यकों का, क्या दे रखा है बच्चे, योगफल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले योग कहा है फिर गुणनफल कहा है। तो योग बराबर ये है और गुणनफल बराबर ये है ना। तो योगफल कितना है, -3। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहां पर मास्टर आगे पीछे कर देता है और फिर वो सोचता है अच्छा ये -3 योगफल है, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पहले कहा है वो पहले, तो योगफल और गुणनफल। गुणनफल कितना, 2। ये आ गया शून्यकों का गुणनफल, है ना। फॉर्मूले में रखो एक्स स्क्वायर एक्स शून्यकों का योगफल, योगफल में कितना, -3, और गुणनफल में कितना, 2। आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस का 2, ये आ गया। बोलिए क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? और x तो रह गया ना, ये x अच्छा आगे लगा दिया। क्या यहां तक समझ में आया? एक बार फटाफट से बता दो। अल्फा अल्फा लिख के नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, है ना, वैसे भी कर सकते। और कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि डाउट्स रह जाता है। जिन बच्चों को ये लगता है ना कि डाउट्स रह जाते हैं, तो डाउट इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आप सुनते नहीं हो ध्यान से, आप सुनते नहीं हो ध्यान से। ठीक है, चलो तो देखो ये डाउट ज्ञानोदय के जो हमारे, ध्यान से सुनिएगा कि ज्ञानोदय के जो हमारे टॉपर्स हैं वो क्या है, 6ठी रैंक है पूरी इनकी यूपी की। हम डाउट्स की बात कर रहे थे इसलिए मुझसे डाउट निकला। तो ये 7th रैंक है हमारी यूपी में, इनका नाम है जया। इनके नंबर्स देखो, लालच आएगा तुम्हें, 585। कितनी मेहनत करी होगी ना इन लोगों ने, सोचिए, 584, 582 ऐसे नंबर्स। और ये सिर्फ 4 बच्चे नहीं है, 7500 बच्चे थे ऐसे। हमारे यहाँ से एक फॉर्म भराया जाता है जिसके बाद पता चलता है कि भैया कितने बच्चे हमारे 90% से ऊपर आए हैं।
नाम आप देख सकते हो, झिलमिल, प्रीति, ऋषभ, प्रतिभा। ये अंग्रेजी माध्यम का छात्र था। जब मैं इससे मिला गोरखपुर में तो इसने बताया कि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं और इसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं मैथ में, 100 में 100। ये 100 में 100 लाने वाला बच्चा है। इसके बाद 17 जिला टॉपर है, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे गोंडा हो। और 100 आउट ऑफ 100 तो पूछो ही मत। ये हमारा शक्ति बैच है, जिसमें जो हमारे ऐप में चलता है, हमारे ऐप का नाम है, नीचे लिख के आ रहा है, ज्ञानोदय के गुरुजी, जिसमें हिंदी की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, सोशल साइंस की क्लासेस, ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक मिलेगा आपको सारी चीजें, ठीक है। और क्लास 10th का 2024-25 का बैच है हिंदी माध्यम का। एक नया बैच आ रहा है जिसका नाम है शक्ति 2.0 बैच। ये 21 जुलाई को लॉन्च हो रहा है और इसकी क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनको बता दें कि हमारे यहाँ क्लास 11th की मैथ पढ़ाई जाती है ना। ये शक्ति 2.0 तो यार 10th का है, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं 11th की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 11th के लिए पूछते रहते हैं। तो 11th की मैथ का बैच हमारे यहाँ चलता है, आराम से जाके आप मैथ कवर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसका प्राइस क्या होगा वो 21 तारीख को ही पता चलेगा। इसका प्राइस क्या होगा वो शक्ति बैच के आसपास ही होगा। ठीक है, तो सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग, इसलिए बधाई के पात्र हो। ठीक है, और ये जो शक्ति 2.0 बैच होगा, ठीक है। चले आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय। थक जाता हूँ यार, कितने बजे से पढ़ा रहा हूँ पता है? 4 बजे से, शाम को 4 बजे से क्लास हो रही है। अभी 8 बज रहा है, 4 घंटे यहीं खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं 4 घंटे से। और अभी फिर क्लास है, ऐसा नहीं है कि फ्री हो गए, अभी फिर से क्लास है 11th की। बस खुशी मिलती है आपकी कमेंट पढ़ के, तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।